Hello, good morning, everybody. I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. तो वेलकम एवरीबॉडी. वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आज की जो क्लास है वो हमारे इंडिया से संबंधित है, वो हमारे भारत से संबंधित है, ये हमारे देश से. आज का जो क्लास ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है हमारे देश के उन प्रिंसिपल्स को, हमारे देश के उन पॉलिसीज को जिसने हमारे देश को दिया है सबसे बेहतरीन तोहफा, और वो है डाइवर्सिटी का. So in our today's class, we are going to discuss about the diversity in India. We are going to cherish about the diversity in India. हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश में जो विविधताएं हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. आज के क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे इन सभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, और चेरिश करेंगे, एंजॉय करेंगे हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को. तो सभी को गुड मॉर्निंग है एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम एवरीबॉडी. सभी का बहुत 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 स्वागत करते हैं. सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. ओके, हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू. तो आई एम आयुष. तो इससे पहले कि मैं आपको डाइवर्सिटी जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक के बारे में बातें करूं, आज के टॉपिक के बारे में बताऊं, कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं. तो आई एम आयुष and I did masters in psychology. I have qualified UPSC mains exam twice, one in 2017, another in 2018. I have 6 years of teaching experience in UPSC civil services examination in other prominent institute. I am taking sociology optional, Indian economy, ethics and integrity, Indian society like subjects. Okay, तो ये तो है मेरे बारे में. देखो, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लेना उतना ही ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा आवश्यक है. तो अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो इन 2022 1 out of 3 selections has been from the Unacademy. That shows the quality content that we are providing. ये जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको देते हैं ये उसी के बारे में बातें. ओके, so this is the thing. और आपका भी नाम हो सकता है इन टॉपर्स की लिस्ट में if you are willing to join us. Then देखो, मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का भी. मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, और इस मेगा एक्सटेंशन ऑफर में क्या है, देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन विद फ्री एक्सटेंशन. जहां पे इफ यू आर टेकिंग द 9 मंथ्स कोर्स देन 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन होगा. इफ यू आर टेकिंग 12 मंथ्स कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो 4 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा कोर्स का. अगर आप 18 मंथ के कोर्स में एनरोल करते हो सो यू विल गेट 6 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन. एंड इफ यू आर एनरोलिंग इन द 24/36 मंथ्स, मतलब 2 साल है ना, 3 साल ऐसे, तो यू विल गेट द 12 मंथ, मतलब कंप्लीट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा. तो और आप हमारे 2024 बैच जो प्रयास बैच है, जो बाइलिंगुअल में है, और लक्ष्य बैच जो हिंदी में है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड दिस ऑफर विल एंड ऑन September 2023. एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन यूज द कोड AYUSH5, AYUSH5. आप AYUSH5 कोड को यूज करके you can join our प्रयास batch which is in bilingual and लक्ष्य batch which is in Hindi. ठीक है. and for more information you can contact on this number पे contact कर सकते हैं. and if you want to get the benefit, if you want to avail the benefit, so without any hesitation use the code AYUSH5 कोड को यूज करिए. देखो, 9 मंथ्स अब बचे हैं. जो भी बच्चे 2024 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, those who wants to give exam in 2024, only 9 months are left. सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ ही बचे हुए हैं भाई. ठीक है, ये बहुत ही कम समय है. तो आपके पास लास्ट चांस है यूपीएससी प्रयास बैच जो 2024 के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए. ठीक, तो 47,000 इज द ओनली द कोर्स फीस. ओके, एंड इफ यू यूज द कोड AYUSH5 तो इसमें और भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप AYUSH5 कोड को यूज करते हो. एंड यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर. There will be 1-to-1 live mentorship, notes, live test and quizzes will be there. Prelims और mains की test series होगी, comprehensive coverage होगी CSAT की. Okay, so you can subscribe to the Unacademy platform and you can also join the batch by using the code AYUSH5. AYUSH5 कोड को यूज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो.
ऐसे बच्चे जिन्हें 2025 में अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है एंड दे वांट टू do the complete prelims or mains की preparation, if they are enrolling in our foundation batch, so they will also get unlimited access to batches, comprehensive study material, one-to-one mentorship, prelims and test series, because 2022 में an academy have produced 333 plus toppers and it has already been live from 16 September. ये already 16 September से live हो चुका है. Okay. और मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन द बैच बाय यूजिंग द कोड AYUSH5 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 कोड को यूज करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो. अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट है. इस अल्ट्रा कॉम्बैट में क्या 24 सितंबर 2023 को एट 11 AM देयर विल बी अ स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जहां पे those who will be getting rank 1 to 5 they will get the opportunity to win laptop. 6 to 10 वाले Fitbit watch they can win. ठीक है. और बाकी के जो बच्चे हैं है ना, जैसे 111 से 200 रैंक है तो आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा. टॉप 80 के जो बच्चे हैं they will get the 100 hours of library access to an academy store. They will get the rank 11 से जो 110 तक के बच्चे हैं they can also get the free mobile recharge up to 3,000 rupees, and the 1,000 lucky participant will get the Amazon gift voucher. So this is a very lucrative thing. So जो 24 September 2023 को जो टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी का, okay, so do not forget to join that test because nothing can stop you from chasing your UPSC dream. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सपना साकार हो तो 0% EMI पे भी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AYUSH5 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 कोड को यूज करके बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. ओके. देखो 2025 के बच्चे जिन्हें अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करनी है दिल्ली सेंटर से, तो दे कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज होगी आपकी 2025 और 2026 के लिए. ये 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. ओके, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 18 सितंबर एंड सो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर. इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा. एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप और भी फर्दर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो और भी फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो. ठीक. तो दिस इज द थिंग. तो दिल्ली सेंटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं. फॉर मोर इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, इफ यू आर यूजिंग द कोड AYUSH5, अगर आप AYUSH5 कोड को यूज कर रहे हो तो यू विल गेट द एडिशनल बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट. और भी एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड AYUSH5. ओके. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई. आई होप आप लोग को ये बात समझ में. आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक, हमारे आज की क्लास. ओके. आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा आज का. ओके. तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट की, हमारे आज के टॉपिक की. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक, द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास, इन आवर टुडेज सेशन इज व्हाट वी कॉल द डाइवर्सिटी इन इंडिया. आज हम चेरिश करने वाले हैं इंडियन डाइवर्सिटी को, विविधताओं को. हमारा देश अपने आप में एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, है ना. हमारा अलग अलग रेस के लोग. तो अलग अलग भागों में हमारा देश बटा हुआ है. ठीक है. और ये सब भले बटे हुए हों और सभी लोगों के भले ही धर्म अलग हो, जाति अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, रेस अलग हो, लेकिन सब हर किसी की एक ही पहचान, भारतीयता. भारतीयता ही वो पहचान है जो हर किसी को एक धागे में पिरो करके रखता है. ठीक है. डाइवर्सिटी ही वो पहचान है जो हर किसी को एक जगह पे लेकर के आता है. ओके. तो हम चेरिश करेंगे, हम देखेंगे हमारे डाइवर्सिटी को. वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया. वी विल इन आवर टुडेज सेशन वी विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया. डाइवर्सिटी क्या है इसे हम समझेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के जाऊंगा आप लोग को, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के
जहां पे हम समझेंगे डाइवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम लेंगे। टुडे वी विल हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया की, समझते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, जानते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है? तो डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द कलेक्टिव डिफरेंस अमंग द पीपल, दैट इज दोज डिफरेंस which mark of one group of people from another. These differences may be of any sort like biological, religious, linguistic, etc. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी वो डिफरेंसेस है जो दो ग्रुप के लोगों को एक दूसरे से भिन्न बनाता है, एक दूसरे से अलग बनाता है। तो डाइवर्सिटी इज दैट डिफरेंस that that differentiate and that marks of one group of people from another group of people. और ये डाइवर्सिटी अलग अलग चीजों का हो सकता है, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकते हैं, ओके, देयर कैन बी द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देयर कैन बी द रिलीजियस डाइवर्सिटी, देयर कैन बी द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी भी हो सकती है, ओके। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड। Diversity means existence of difference in a whole. It does not mean separate parts. Fragmentation does not mean differences. It means different parts. And in that situation, each part could be a whole in itself. तो डाइवर्सिटी मतलब फ्रेगमेंटेशन नहीं, टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कंप्लीट सेपरेशन है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के हो, चाहे रेस को लेके हो, चाहे रिलीजन को लेके हो, या फिर कास्ट को लेकर के हो। देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन। Okay, so when there is a complete separation, that is what we call the diversity. वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है diversity when there is a complete separation. And India is a land of unity in diversity. India किस चीज का लैंड है? इंडिया लैंड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ओके, जहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। देयर इज अ हाई माउंटेन रेंजेस, वास्ट सीज, लार्ज रिवर इरिगेटेड लैंड्स, काउंटलेस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, dark forest, sandy deserts. Okay, and all those things have made India a exceptional diversity in the world. India दुनिया का सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है ना। देर आर अमंग द पीपल, अगर हम लोगों की बात करें, ये तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी जहाँ पे बहुत सारे पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, बाग, बगीचे, ये सभी हैं, ये सभी हमारे डाइवर्सिटी का हिस्सा है। दिस इज द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट वी हैव। लेकिन अगर हम लोगों में बात, हम इंसानों में बात करें, तो डाइवर्सिटी बहुत अलग तरीके से भी होता है। दैट लाइक वी हैव द न्यूमरस रेसेस, अलग अलग रेस की डाइवर्सिटी, डिफरेंट कास्ट की डाइवर्सिटी, क्रीड की डाइवर्सिटी, रिलीजन की डाइवर्सिटी, कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग, राइट। So we have so much many people who speak different languages, right? So that is also a kind of diversity in itself. And the modern Indian civilization have been nourished and developed by multiracial contributions. From time immemorial, diverse races migrated into India via land and sea routes and get themselves settled here. In course of time, they are absolutely absorbed in India's social life. है ना, बहुत सारे लोग हैं। देखो, हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया में आए and they settled in our country and they have now adopted the society of India. और शुरुआत अगर मैं करूं तो शुरुआत तो आर्यन से ही होता है ना। It was the Aryans who for the first time visited in our country and they settled in our country. आर्यन ही आए और हमारे कंट्री में आकर के they settled, right? It is the Aryans who came to our country, who visited our country and they settled in our country. हमारे देश में आर्यन आकर के सेटल हो, ठीक। तो दिस इज वन थिंग। ये हुआ एक चीज कि आर्यन आए और आर्यन सेटल हुए सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे लोग आते गए, ठीक है, बहुत सारे लोग इंडो ग्रीक्स आए। इंडो ग्रीक्स दे आल्सो केम एंड दे सेटल्ड इन आवर कंट्री, इंडो ग्रीक्स, ठीक। फिर मिडाइवल टाइम पीरियड में भी बहुत सारे आए, मुगल्स आए। देखो, हर किसी ने अब इस देश को अपनाया, हर कोई इस देश का हिस्सा बना, इस देश के कल्चर का हिस्सा बना और यहाँ की सोसाइटी को उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई। दैट इज द बेस्ट पार्ट रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी। ये है डाइवर्सिटी से रिलेटेड। एंड द एंशिएंट एथनोलिंग, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं भी हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी हैं जो आए और जो बन गए हमारे डाइवर्सिटी का हिस्सा। जैसे आर्यंस हो गए, ऑस्ट्रिक हो गए, निग्रिटोज हो गए, द्रविडियंस हो गए, अल्पाइंस हो गए, मंगोलाइट्स हो गए, राइट। दे ऑल हैव कंबाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट द मॉडर्न इंडियन रेस। ये सभी मॉडर्न इंडियन रेस बनते हैं, ओके। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स जैसे पर्शियंस हुए,
पल्लवाज, कुशान, ग्रीक, साकाज, हुन, पोर्तुगीज, अरब, टर्क, इंग्लिश, यूरोपियन रेसेस, ये सभी लोग आए और इंडिया के एथनिसिटी को, इंडिया के कल्चर में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देखो ये जो डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपके लिए भी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जिस देश में तुम रहते हो वो देश कितना अलग है, वो देश कितना भिन्न है, वो देश कितना डिफरेंट है बाकी कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपके लिए भी जान लेना जरूरी है। और यूपीएससी तो हर साल एक न एक दो क्वेश्चन तो डाइवर्सिटी इन इंडिया से पूछते ही रहती है, चाहे वो एथिक्स पेपर हो या फिर इंडियन सोसाइटी का पेपर हो। एवरी ईयर यूपीएससी ट्राइज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये जो डाइवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक है, इस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। Okay, so this is one of the important aspects related to it, related to the diversity in India. Okay, अब हम चलिए डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी की। Now let's understand and let's analyze the different types of diversity that we have. So first is the linguistic diversity. आइए हम समझते हैं सबसे पहले linguistic diversity. So what is linguistic diversity? The different language spoken. Okay, so language spoken is what we call द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये जो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे यूनिक कंट्री है जहां पे इतने लैंग्वेज बोले जाते हैं, जिसका आप अभी आपको मालूम चलेगा कि 780 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं इंडिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। ओके, सो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। ठीक, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे बंगाली, ठीक है, मैथिली, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, है ना। कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश में बोले जाते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ठीक, तो ऑफिशियली तो ये तो हो गया 20 जो ये जो 22 जो लैंग्वेज है, ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ? जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल काम होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर प्रेजेंट करना होता है तो गवर्नमेंट इन 22 लैंग्वेजेस में बोलती है, बातें करती है, एक्सप्रेस करती है कोई भी प्रोविजन उसको। या फिर पार्लियामेंट में अगर आपको खड़े होकर के बातें करनी है, बोलनी है, तो इन 22 लैंग्वेजेस में आप खड़े होकर के बातें कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। ठीक है, और लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें से ऑफिशियली देयर आर 122 लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल, ये तो हो गए कि ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज बोले कितने जाते हैं इंडिया में? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन इन इंडिया? तो ऑफिशियल डेटा, गवर्नमेंट डेटा की अगर हम बात करें तो देयर आर 122 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन इंडिया। वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, but it is 122 languages that are spoken in India as per the government data. लेकिन पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एनजीओ है पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कहता है that there are total 780 languages are being spoken in our country, out of which 50 languages have gone extinct in the 5 decades. पिछले 50 साल में 50 से ज्यादा लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब उसको बोलने वाले लोग अब नहीं रहे। ठीक, और ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया, इसमें से कौन कौन सा लैंग्वेज है? ये है असमीज हो गए, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मैथिली इज द लेटेस्ट एडिशन, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सभी क्या, ये सभी 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सभी 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है। तो 8 शेड्यूल, तो इन टोटल वी हैव 12 शेड्यूल। तो 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट द 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये 22 लैंग्वेज, वी हैव टोटल 22 लैंग्वेजेस व्हिच आर स्पोकन इन आवर कंट्री।
जो हमारे देश में बोले जाते हैं, ठीक है, और ये उनमें से एक है। और ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज द थिंग। अमंग these three languages, Sanskrit, Tamil and Kannada, they have been recognized as classical language. हम किसे क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं? जिसका हजारों साल की हिस्ट्री हो, ऐसा लैंग्वेज जिसका हजारों साल की हिस्ट्री हो, जिसके अपने स्क्रिप्ट हो, है ना, जिसके अपने अपनी बोली हो, है ना, so that is the thing, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, दिस इज द थिंग। जिसका ओरल हिस्ट्री 1000 ईयर से भी ज्यादा हो, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज द क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू। ओके, तो देखो ये लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया इतना ज्यादा लैंग्वेज के बेसिस पे इतना ज्यादा डिवाइडेड है इंडिया, है ना। और आपको मैं ऑलरेडी बता दूं, और रीजनलिज्म के क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने ना रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो इंडिया ना बेसिकली लैंग्वेज के आधार पे रीजनलिज्म को प्रमोट होते हुए देखा है। इंडिया लैंग्वेज के बेसिस पे देश को डिवाइड होते हुए देखा है, लैंग्वेज के बेसिस पे देश के टुकड़े होते हुए देखा है, राइट। सो देयर आर सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड विद द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन आवर, कुछ इश्यूज हैं जो हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है, और वो इश्यूज क्या है, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करें। पहला इश्यू है जो एसोसिएटेड है, जो रिलेटेड है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से, वन इज इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड पैरोकियलिज्म। ठीक है, अब लैंग्वेज की वजह से रीजनलिज्म बहुत हाई होता है। द पीपल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हु आर कंसंट्रेटेड इन अ स्टेट seem to think only in terms of interest of their own states. This undermines consideration of national issues and causes parochial feeling, है ना। देखो ये जो एक जगह पे जो रहने वाले लोग हैं ना, एक स्टेट में, एक टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, वो सिर्फ अपनी ही भाषा बोलते हैं, वो सिर्फ अपना ही लैंग्वेज बोलते हैं। They speak of their own language, they speak of their own own language itself, और उनके लिए उनकी जो भाषा है, उनका जो लैंग्वेज है, वो सर्वोपरि है। तो दे ट्राई टू अंडरमाइन द नेशनल यूनिटी, द नेशनल फीलिंग ऑफ अ कंट्री, और ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, इस नेशनलिज्म के फीलिंग को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्योंकि देखो आप अगर अपना लैंग्वेज बोलते हो तो आप तो सिर्फ अपने लैंग्वेज के बारे में ही सोचोगे, आप तो सिर्फ अपनी भाषा के बारे में ही बातें करोगे, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ एनी अदर एस्पेक्ट। ठीक है, आप किसी और भाषा के बारे में, किसी और बोली के बारे में तो बात आप नहीं करते हैं, right? So this is also one of the important facet related to it, that those due to the linguistic diversity, the people they tend to become regional, वो regional हो जाते हैं। तो देखो लैंग्वेज के बेसिस पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, जैसे टीवीए, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी इज बेस्ड ऑन द तेलुगु लैंग्वेज, वो तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे आधारित है ना। So linguism has resulted in regionalism that has ultimately led to the formation of regional political party in some states. Okay, and they have also formed the regional political government. Regional government they have also formed, right? और इसकी वजह से कई बार सेंटर और स्टेट रिलेशन जो है, सेंटर और स्टेट रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन होती है, उनका एक स्पेसिफिक रीजन में, की वजह से they always try to promote their own language, their own region, और इसकी वजह से कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में टसल होता है। और ये स्पेशली इंडिया के सदर्न स्टेट्स जो है, इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं, इंडिया के सदर्न स्टेट्स में ये बेसिकली देखे जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट वी आर फेसिंग ड्यू टू द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। Then there is a persecution of linguistic minority. This is also one of the issue that we have. जो भी linguistic minority है, बहुत ही कम लोग हैं जो किसी लैंग्वेज को बोलते हैं। माइनॉरिटी दो तरीके के हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। If we talk about the minority, so there are two types of minority. One is the linguistic minority, another is the religious minority. ठीक, तो linguistic minorities का we have witnessed the persecution of the linguistic minorities as well. So the State Reorganization Commission had provided for safeguard of linguistic minorities in the states. Okay, but in reality, linguistic minorities have been harassed in different states. In different states, they have been harassed, because of which
certain complications and disturbing trends have been developed which seem to have threatened the unity of the country. अब देखो कई बार क्या होता है ना, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको उनको उनका उनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है और उसकी वजह से देश में अशांति फैल जाती है. Because of that, unity and integrity of India is being compromised. Okay, so this is also one of the issues related to the linguistic diversity. Then there is a demand for separate state. There are linguistic groups who demand for the separate state, जैसे आंध्रा और तेलंगाना. ठीक है, ये इनका सेपरेशन क्यों हुआ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सेपरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ठीक, लैंग्वेज की वजह से. और इसी वजह से वी हैव डिफरेंट कमीशन 1952 से लेकर के 2014 तक. 2014 में आंध्र और तेलंगाना का सेपरेशन हुआ है. बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक आधार पे बटे हैं. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. फजल अली कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी. ओके, सो देयर इज अ डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. और अगर आप अलग अलग स्टेट अपनाते हो, अलग अलग स्टेट बनाते हो, दैट इटसेल्फ इज अ थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. ये इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है. ओके, दिस इज अ थ्रेट फॉर इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड. ओके, then there is an erosion of national feeling. अगर आपका linguistic feeling बहुत high है, if your linguistic and religious and regional loyalties are very high, तो आप nationalistic feeling को कभी नहीं अपना पाओगे. ठीक, तो इंडिया कभी भी एक नेशन नहीं बन पाएगा अगर हम लैंग्वेज और रीजन से ऊपर नहीं उठते हैं. राइट, so this is one of the issues. Then due to the linguistic diversity we have to face the interstate border dispute. जैसे असम और मेघालय के बीच में we frequently witness the border dispute. ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो असम और मेघालय है, तो among Assam and Meghalaya we frequently witness this interstate border dispute. Okay, because of the linguistic diversity. ठीक, so this is the thing. तो ये तो challenges हो गए. Now we have understood how India is linguistically divided. What are the issues associated with the linguistic diversity? Now how we can deal with the linguistic diversity. ये जो linguistic diversity है, इस linguistic diversity से हम deal कैसे करें? How we can solve the problem of the linguistic diversity. linguistic diversity का जो problem है, इसकी जो समस्या है, इस problem को, इस समस्या को कैसे deal कर सकते हैं? देखो, कंपनीज एक्ट 2013 किस चीज के बारे में बात करता है? ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 किस चीज के बारे में बात करता है? The Companies Act 2013 talks about the corporate social responsibility that a corporate who are earning a certain amount, they are required to keep 2% for the social responsibility. ठीक है, तो ये जो बिजनेसमैन है, जो एक लेवल तक वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड टू डेडिकेट सर्टेन अमाउंट फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, है ना. इंडिया क्या है, भारत क्या है, एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है जहां पे हमारा मेन मकसद है सोसाइटी को डेवलप करना. ओके, तो ये जो सजेशन ये है कि ये जो 2% है, 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी यूटिलाइज, शुड बी एनकरेज्ड. ओके, ऑन स्पेंडिंग लैंग्वेज एंड क्राफ्ट, डॉक्यूमेंटिंग देम एंड बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी टूल्स, है ना. तो जो भी लिंग्विस्टिक रिलेटेड डेटा है, लिंग्विस्टिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उनको प्रमोट करने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो 2% है, दैट शुड बी यूज्ड. ओके, टू रियलाइज द राइट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिजिनस पीपल, it would be necessary that the government should engage and support indigenous people in determining their own development through policies that are inclusive, equitable and accessible. है ना, गवर्नमेंट भी जो है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जो लोग हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके प्रोविजंस को, उनकी बातों को गवर्नमेंट भी तवज्जो दे और उनको उनकी बातों का भी ध्यान रखे. About 8% of the Indian population, they belong to the tribal communities and they have their own language. ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके अपने लैंग्वेज है, राइट. एंड द ओनली वे टू इंश्योर दैट दीज लैंग्वेजेस डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस मल्टीलिंगुअल कंट्री इज टू गिव देम प्लेस इन स्कूल एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 5 to 8 years एज अ लैंग्वेज. ठीक है, तो ये जो लोग हैं, है ना, जो ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल सोसाइटी के जो लोग हैं, ट्राइबल सोसाइटी के जो पार्ट हैं,
उनके लैंग्वेजेस भी प्रमोट होने चाहिए। देयर लैंग्वेज शुड आल्सो बी प्रोमोटेड एट स्कूल लेवल। नहीं तो क्या होगा, वो हमेशा ये फील करेंगे कि भाई हम तो हमेशा अलग है ना, तो हमेशा उनके अंदर में अलगाववाद की फीलिंग आ जाए, राइट। सो दैट शुडंट बी। According to UNESCO, internationalized domain name can help to foster the growth of local languages online. ठीक है, तो यूनेस्को क्या बोलता है कि अगर हम डोमेन नेम दे लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ओके, देन इट विल हेल्प इन प्रोमोटिंग द लैंग्वेज एज the internet can be used to raise awareness about the issues of language extinction and language preservation। ठीक है, तो देखो जो इंटरनेट है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है, तो इट इज जनरली नॉट अवेलेबल इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है गूगल ट्रांसलेट, ओके। तो इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, और इसे इसका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन को लेकर के, लैंग्वेज के अवेयरनेस को लेकर के वी कैन ऑन इंटरनेट वी कैन रेज द कैंपेन। ठीक, गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, गवर्नमेंट शुड आल्सो इनिशिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज ऑन अ बिगर लेवल। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडियन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेसेट बाय विच द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज बीइंग मेंटेन्ड। तो ये तो थी बात लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, उससे जुड़े हुए इश्यूज की, उससे जुड़े हुए मुद्दों की। आइए अब आप समझते हैं रेशियल डाइवर्सिटी के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द रेशियल डाइवर्सिटी। तो रेस क्या है? सबसे पहली बात, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी मीन बाय द रेस? तो रेस इज नथिंग बट इट इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, रेस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि आप कौन से रेस से बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमन रेस, या ह्यूमन हो, दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू दी ह्यूमन रेस। ओके, और ये जो ह्यूमन रेस है, ये बहुत ही डिफरेंटली और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। ह्यूमन रेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड, कैन बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंक्लूड करता है स्किन का कलर, स्कल किस तरीके का हो, हेयर टाइप किस तरीके का हो, सर आई की शेप किस तरीके की हो, नोज की लेंथ किस तरीके का हो, है ना। आपने देखा होगा कि जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही लंबे से होते हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, तो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रेस। जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, देयर स्किल इज बिगर, है ना, उनके स्किल जो होते हैं, वो स्कल जो होते हैं उनके स्कल बिगर होते हैं। ठीक, तो दिस इज द थिंग। तो दे बिलोंग्स टू मंगोलॉइड रेस, है ना। तो अलग अलग तरीके के लोग आप देखते होंगे, किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी एरिया के लोगों की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, राइट। सो दिस द थिंग, सो वी हैव द डिफरेंट रेसेस एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस एंड होमो सेपियन स्पीसीज। ठीक है, जितने भी ह्यूमन है सभी के सभी सेम ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, भले उनका फिजिकल अपीयरेंस लोकेशन के बेसिस पे वेरी करता है ना। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। तो कौन कौन से टाइप के रेशियल ग्रुप है हमारे इंडिया में, हमारे लिए वो जान लेना जरूरी है। तो नेग्रिटोज पहले है, नेग्रिटोज। और नेग्रिटोज कहां पे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन केरला एंड अंडमान एंड निकोबार। इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है? दे हैव द ब्लैक स्किन एंड फ्लैट नोज। ओके, दिस इज द थिंग। देन उसके नेग्रिटोज के बाद हम बात करें तो वी हैव प्रोटोऑस्ट्रो। प्रोटोऑस्ट्रो कहां पे मिलता है? सेंट्रल इंडिया, जैसे मध्य प्रदेश में, बिहार हो गया, वेस्टर्न बिहार हो गया, ठीक, यूपी हो गई, राइट। तो ये सभी मिलते हैं, प्रोटोऑस्ट्रो मिलता है इन सभी एरिया में। और सदर्न इंडिया में भी जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, तो देयर आल्सो यू विल फाइंड द प्रोटोऑस्ट्रो। इनके हेयर जो है, इनके जो बाल होते हैं काफी लंबे होते हैं। अब देख सोच करके देखो ना, आप एक इंडियन हो, यू आर इंडियन, तो आपके लिए क्या जरूरी नहीं है ये जान लेना कि अलग अलग जगह के जो लोग रहते हैं कैसे दिखते हैं, भाई किस तरीके से रहते हैं अलग अलग तरीके के लोग, है ना। ये जान लेना आप लोग के लिए भी अच्छा है ना, आप लोग को भी इससे अच्छा होगा, आप लोग भी इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां इकट्ठा कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए भी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अलग अलग के देश, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से रहते हैं, है ना। तो अब अगली बार जब आप देखोगे ऐसे लोगों को, तो आपको आराम से आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग। देश तो सबका एक ही है। और देखो इससे क्या होगी ना, आप सबके अंदर भी एक फीलिंग आएगी, वो होगी नेशनलिज्म की फीलिंग। आप सभी सोचोगे कि भाई हम तो सब एक ही हैं,
वी ऑल आर वन इंडियन, हम सब तो एक ही हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन, राइट? सो यू ऑल विल गेट द सेम फीलिंग ऑफ इंडियन, इसीलिए। और ये प्रोटोस्ट्राइड ये सेंट्रल इंडिया के हो गए, ठीक। इसमें ट्राइब कौन कौन से आएंगे, जैसे गोंड हो गए, भील, संथाल, द्रविडियन, ये सभी के सभी प्रोटो ऑस्ट्रो रेस से बिलोंग करते हैं। देन वी हैव द मंगोलॉइड, मंगोलॉइड के एरियाज कौन सा है, लद्दाख एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इनका अपीयरेंस क्या है, दे हैव येलो स्किन, शॉर्ट हाइट, हाफ ओपन आई, इनकी आंखें बहुत छोटी होती है ना। ये जो मंगोलॉइड्स होते हैं उनकी आंखें बहुत छोटी होती है, उनकी लंबाई बहुत कम होती है और स्किन उनका येलोइश होता है, ठीक। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जनरली मिलते हैं लद्दाख साइड में। लद्दाख जो घूमने जाते होंगे आप लद्दाख, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, है ना, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, इन सभी एरियाज में मंगोलॉइड मिलते हैं, दे हैव द मंगोलॉइड। ओके, देन वी हैव द नॉर्डिक रेस, ये नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, और इन्हें आर्यन कहा जाता है। जनरली जो बिहार, बिहार, यूपी, बंगाल, है ना, झारखंड, ठीक है, इन सभी एरियाज में मिलने वाले, ये सब इन सभी एरियाज में कौन मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन सभी एरियाज में भी पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन सभी एरियाज में कौन मिलते हैं, नॉर्थ, ये दे आर दी आर्यन, है ना, ये नॉर्थ इंडियन नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, ठीक। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू, ओके। तो ये थी हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। देखो, कास्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और रेशियल डाइवर्सिटी को, क्योंकि ये दो टाइप की डाइवर्सिटी हमारे हमारे हमने डिस्कस नहीं किया, ये दो डाइवर्सिटी बच गई थी हमारे लिए। इन आवर टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड, we have completed about the racial diversity and the linguistic diversity। racial diversity और linguistic diversity के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। now you have the complete idea, the complete picture about the diversity in India, ठीक। अब आप कंप्लीटली जान चुके हो डाइवर्सिटी के बारे में, लेकिन अब इंडिया को, अब अलग चीज ये जानने वाली बात ये है कि इंडिया को इस ये जो डाइवर्सिटी है ना, इस इतनी जो विविधताएं हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है, इन सभी डाइवर्सिटी से इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, हाउ इंडिया इज गोइंग टू गेन थ्रू दिस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना, इंडिया किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा इंडिया को इस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये भी हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी से किस तरीके से गेन करने वाला है, ठीक, किस तरीके से इसे बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है नेशनल इंटीग्रेशन। फर्स्ट थिंग कम्स इज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, ये जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी और भी हमें इंटीग्रेट करता है। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये हमारे अंदर में सेंस ऑफ ब्रदरहुड को लेकर के आता है। ओके, भले ही हमारा देश में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हों, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले लोग हों, अलग अलग कास्ट को मानने वाले लोग हों, बट इट यूनाइट्स, ये हमें और भी ज्यादा यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें और भी ज्यादा हमें यूनाइट करता है, हमें एक धागे में पिरो के रखता है, ठीक। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देन इससे हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है कि अ कंट्री दैट इज हाईली डाइवर्स but remains united not only builds a strong platform for growth but also attains recognition at the global level, it becomes an example for world to follow, है ना। अब देखो, इंडिया एक इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, इतने बड़े डाइवर्स कंट्री सभी एक साथ रह रहे हैं। देखो, पाकिस्तान में भी डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो गया ना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दो पार्ट में पाकिस्तान बट गए। लेकिन इंडिया को आप देखो, सिंस टाइम इमेमोरियल एंड सिंस इंडिपेंडेंस we are one and we are united। इससे ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया की जो इमेज है, इंडिया की इमेज बढ़ती है ना। इसकी वजह से ये जो ग्लोबल लेवल है, ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया का इमेज बहुत ही अच्छा होता है। लोगों को लगता है कि अरे देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, तो लेट्स फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, और इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन और भी अच्छा होता है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर आपकी पहुंच बढ़ेगी, ग्लोबल लेवल पे आपकी इमेज अगर अच्छी होगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू डिप्लोमेटिकली, ये आपको डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा हेल्प, ठीक। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी
also helps in the peaceful coexistence। ठीक, अभी ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने में भी ये जो डाइवर्सिटी है वो हेल्पफुल होता है। अब एक चीज और सोच करके देखिए ना, ये डाइवर्सिटी ही है जिसकी वजह से आप कभी ईद मनाते हैं, कभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कभी आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं, कभी दिवाली मनाते हो, कभी क्रिसमस मनाते हो, कभी पोंगल मनाते हो, है ना। सो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। तो हम कितने सारे फेस्टिवल्स हम एंजॉय करते हैं, कितने सारे चीजों को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये पीसफुली कोएग्जिस्टेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दैट वी आर हैविंग, है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के रहने वाले लोग, अलग अलग तरीके से रहने वाले लोग, वी मेंटेन सच टाइप ऑफ थिंग्स, वी मेंटेन दिस इन आवर कंट्री। ये हम अपने कंट्री में, ये हम अपने देश में मनाते हैं। ओके, then we have the economic growth, when we follow the economic growth, so diversity can bring the economic advantages as well, as different regions of the country have their own strength and resources leading to more diversified economy। and अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न में लोग कुछ और, कंज्यूमर डिमांड कुछ और है, ईस्टर्न इंडिया में कुछ और कंज्यूमर डिमांड है, सेंट्रल इंडिया में कुछ और कंज्यूमर डिमांड है, सदर्न इंडिया में कुछ और कंज्यूमर डिमांड है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न में कुछ और कंज्यूमर डिमांड है। इससे हमारी इकोनॉमी भी कितनी डाइवर्सिफाइड है। Because of this diversity, it is not only that our religion and language is diversified, but it is economy also that is diversified। हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होती है। Okay, so that is also one of the important facet, that is also one of the significant aspect related to, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी भी अपने आप में डाइवर्सिफाई। Then there is a tolerance and social cohesion। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी की होने की वजह से वी हैव द टॉलरेंस, वी आर द मोस्ट टॉलरेंट सोसाइटी इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में सबसे ज्यादा टॉलरेंट सोसाइटी, क्योंकि देखो डाइवर्सिटी है तो टॉलरेंस तो होगा ही, है ना। एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के साथ टॉलरेट करती है, तालमेल बिठाती है, देयर विल बी द टॉलरेंस। एज वी हैव द डाइवर्सिटी, इट आल्सो ब्रिंग्स इनोवेशन, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर के आता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को लेकर के आता है, जिनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, जिनकी सोचने और समझने की शक्ति अलग होती है। एंड व्हेन यू हैव द पर्सन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, देयर विल बी इनोवेशन, एंड इनोवेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये इनोवेशन हमेशा साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ओके, बट एट द सेम टाइम there are certain factors that also threaten India's diversity। लेकिन इतनी ये बेनिफिट तो है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसने इंडिया के डाइवर्सिटी को थ्रेटन भी किया है, जिसने इंडिया के डाइवर्सिटी को नुकसान भी पहुंचा है। There are certain factors that have threatened and challenged India's diversity as well। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? These are the religious and ethnic conflicts। अभी जैसे देखो हाल फिलहाल में मणिपुर में there has been the conflict, there has been a ethnic conflict, और इस ethnic conflict की वजह से ये इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, because we have different different ethnic groups, right? So recently में मणिपुर में ये जो ethnic conflict हुए हैं, और उस ethnic conflict की वजह से इंडिया की डाइवर्सिटी हर्ट हुई है, इंडिया की डाइवर्सिटी को चैलेंज पहुंचा है, धक्का पहुंचा है, राइट। So that is one of the significant and important। इंडिया अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो इंडिया हैज फेस्ड द रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सिंस एजेस, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुई है, बहुत ही लोगों की जाने गई, है ना। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट जो रिसेंटली हाल फिलहाल में हमने मणिपुर में विटनेस किया, दैट हैव थ्रेटेंड द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ। ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश के यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए एक चैलेंज है। This ethnic conflict is a challenge for India's unity and diversity। This is one of the problems। Then there is a discrimination and marginalization। ठीक है, बहुत बार certain groups such as Dalit and tribes, they have faced the discrimination and marginalization based on their caste and ethnicity, or because of this it leads to the social and economic disparities that have also threatened the diversity of the country। अब देखो, आप इमेजिन करके देखो, यू आर एन इंडिविजुअल और आप एक नहीं हो, आपके अगल बगल में 3-4 लोग और ठीक है, लेकिन आपके जो बगल में खड़े लोग हैं
उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको सोशल बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक, बट यू आर नॉट रिसीविंग द सोशल बेनिफिट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट, तो आपको लगेगा ना कि भाई आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. So if you feel that you are not being treated equally, then that will obviously going to hurt your sentiments. और आप जो है आप फिर जुड़ करके नहीं रह पाओ, है ना. ये जो अटैचमेंट वाली जो फीलिंग है ना, यू विल नॉट फील अटैच्ड टू दी सोसाइटी, टू दी कंट्री. ओके, तो कई बार ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन, certain sections of the society they do not feel attached, and that particular thing pose a threat to India's unity and diversity. और ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये इंडिया के यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए अपने आप में एक थ्रेट होता है. दिस इज अ थ्रेट इन इटसेल्फ फॉर इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ओके, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन है, that have also created challenge for the India's unity and diversity. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. Then there are other challenges as well. For example, we have also witnessed the forced elimination. Okay, we have also witnessed the forced assimilation and cultural homogenization. देखो जब ट्राइबल सोसाइटी हमने पढ़ा था, while talking about the tribal society, there we discussed that the tribals they have been forced to assimilate into the Hindu society, mainstream society. और जब वो इंडियन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का पार्ट बने, so they were given the status of ST, scheduled tribe, है ना. और वो कास्ट हायरार्की में, वर्णा हायरार्की में they were given the status of शूद्रा. ठीक है, शूद्रा का स्टेटस उन्हें दिया गया. मतलब जब एस्टिमुलेट उन्होंने, एक तो उनको जबरदस्ती मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ एस्टिमुलेट किया गया, और फिर आपने उन्हें वर्णा हायरार्की में, कास्ट हायरार्की में स्टेटस कौन सा दिया, सबसे लोएस्ट स्टेटस आपने दिया, बिकॉज ऑफ विच दे फील डिप्राइव्ड. इसकी वजह से उनको डिप्राइव्ड वाली फीलिंग आती है, उनको लगता है दैट दिस इज नॉट माय सोसाइटी, मैं जहां पे था वहीं पे सही था, ये हमारे लोग नहीं है, दे आर नॉट आवर पीपल. क्योंकि अगर हमारे लोग होते तो सभी को इक्वली ट्रीट करते, राइट. So this is also one of the important facets related to it. So there is a forced assimilation and cultural homogenization, okay, that has been witnessed. तो हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी है, इन्हें क्या लगा है, इन्हें लगा that there is a forced assimilation and cultural homogenization to be tribal society हमारे. Okay, so this is the thing. So because of this particular reason also they feel deprived, and there is a issue related to the unity and integrity of. Okay, और ये देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से there is a risk of cultural homogenization. ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, और भी बहुत सारे लोगों को एक धागे में पिरो दिया, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में यू कैन नॉट सी कि ये भाई इसका डेवलपमेंट ना हो, या फिर इस जगह पे जाकर के डेवलपमेंट नहीं हो. यू विल एंटर इनटू द ट्राइबल एरियाज एज वेल, एंड यू विल ट्राई टू डेवलप द ट्राइबल एरियाज. ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, बिकॉज ऑफ द कल्चरल होमोजेनाइजेशन, as your culture mixes with the culture of other, right, so there is a loss of traditional custom. तो जो ट्रेडिशनल कस्टम आप फॉलो करते थे, वो ट्रेडिशनल कस्टम और वो प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट, because of which there is an erosion of diversity in India. इसकी वजह से डाइवर्सिटी इन इंडिया का erosion हो रहा है. आप खुद सोच करके देखिएगा, जो लोग भी होंगे, बचपन में आप जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे, क्या आज के समय पे भी आप उस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हो? नहीं. पहले क्या होता था, पूरे ग्रुप में सब लोग सेलिब्रेट करते थे. अब हर कोई इंडिविजुअली सेलिब्रेट करता है, हर कोई इंडिविजुअली ईद सेलिब्रेट करता है, क्रिसमस सेलिब्रेट करता है. अब न्यू ईयर में आप मनाली और कहीं दूसरे जगह पे घूमने के लिए निकल जाते हैं. न्यू ईयर के टाइम पे आप कहीं दूसरे जगह पे घूमने निकल जाते हो, राइट, अलग अलग जगह पे निकल जाते हो. बट पहले लोग क्या सेलिब्रेट करते थे, पहले कैसे सेलिब्रेट करते थे, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर, तो वो उससे डाइवर्सिटी मेंटेन रहती थी. लेकिन अब जो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी हैव बिकम इंडिविजुअलिस्टिक ऑल्सो. हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंडिविजुअलिस्टिक हो गया. अब हम काफी इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं. We think about ourselves, है ना, we think about our own concern. हम सिर्फ अपने कंसर्न पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखने की कोशिश करते हैं. So because of that, that is also hurting the diversity in our country. Okay, then there is a political polarization also. Political polarization in India is based on religious, caste and linguistic lines. ठीक है, और and because of
the political polarization. It basically threatens the tension and conflict between the different groups. अभी जो मणिपुर में हुआ, that is an example of political polarization. मणिपुर का जो इश्यू हुआ, अभी लेटेस्ट कंसर्न जो हुआ, वो किस वजह से हुआ? दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पोलराइजेशन. वो एक एग्जांपल है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का. पॉलिटिकल लाइन की वजह से मणिपुर में इतना बड़ा इश्यू हो, है कि नहीं? तो इसकी अब आपको नहीं लगता कि ये ड्यू टू द पॉलिटिक्स, द डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर. वो ग्रुप जो हमेशा एक साथ इकट्ठे एक जगह पे रहते, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से ये ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, है ना? सो दैट पोजेस द चैलेंज, दैट क्रिएट्स द डिफिकल्टीज अमंग द मासेस. Okay, that is the challenge with respect to the people. All right. So this is also the factor that threatens the India's unity in diversity. तो ये भी एक फैक्टर है जो इंडिया के यूनिटी और डाइवर्सिटी को एक बहुत ही हद तक थ्रेटन करने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचा. Then we have the climate change and environmental degradation. Okay, we have the climate change and environmental degradation. अब देखो climate change की वजह से क्या होता है ना, because of the climate change also there is a threatness to diversity in India. इसकी वजह से भी डाइवर्सिटी को लॉस होता है. कैसे? क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से the people are losing the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दोज पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दोज बायोडाइवर्सिटी दे डिस्प्लेस, वो हट जाते हैं. देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज. ओके, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से. इट इज द बायोडाइवर्सिटी दैट इज बीइंग इंपैक्टेड. वो बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट होता है, और बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट होने की वजह से ये जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट होता है. और वो कम्युनिटीज दोज हु रिलाई ऑन दोज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ट्राइब्स, है ना, ये जो ट्राइब्स हैं, राइट. सो ट्राइब्स बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. ट्राइबल सोसाइटी जो है, ये ट्राइबल सोसाइटी तो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहता है ना. जल, जंगल, जमीन, आपने पढ़ा, हमने डिस्कस भी किया था. जल, जंगल, ठीक है, जमीन, ठीक. इस पे जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, ये समझते हैं दे हैव देयर बर्थ राइट एंड देयर इकोनॉमी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन जल, जंगल एंड जमीन. उनकी जो इकोनॉमी है, ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, इनकी जो इकोनॉमी है, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन जल, जंगल एंड जमीन इटसेल्फ, राइट. एंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, दिस जल, जंगल एंड जमीन आर इन लॉस. इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो जल, जंगल और जमीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉस है. They are facing the challenge, they are facing the problem. Okay, and because of this there are there is a threatness to the diversity. अब वो डिस्प्लेस होकर के दूसरे जगह पे चले जाते हैं, दूसरे कम्युनिटी के साथ जाकर के मिंगल होते हैं, राइट. बट दैट कम्युनिटी दे डू नॉट एक्सेप्ट देम. इसकी वजह से ना आसाम में बहुत दिक्कत हो रही है. इन आसाम पीपल आर फेसिंग द चैलेंज, पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि देखो, जो त्रिपुरा से बहुत सारे लोग, आकर के आसाम में बस गए हैं, राइट. तो आसाम एंड त्रिपुरा में पीपल आर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड इन आसाम देयर इज अ असमीज स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक. तो ये इन आसाम वी आर विटनेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड असमीज स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली NRC, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन इन आसाम came into picture on the order of the Supreme Court. इसी चीजों को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी लेकर के आया. खैर ये अपने आप में एक डिफरेंट मुद्दा है, जिसके बारे में हम कभी आराम से डिस्कस करेंगे. और हमने रीजनलिज्म के क्लास में जब रीजनलिज्म डिस्कस कर रहे थे, तो व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द रीजनलिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इशू. ये जो इशू है ना, इस इशू को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ओके, बट आसाम इज फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ the intermixing of two linguistic groups, that is one is the Bengali speaking population, another is the Assamese speaking population. Okay, उसकी वजह से आसाम में प्रॉब्लम हो. Okay, so these are the factors, the religious factors, marginalization and the discrimination, assimilation, forced assimilation due to the globalization, political polarization, climate change. These are the factors that is threatening India's unity and diversity. इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसको ये सभी फैक्टर्स बहुत ही हद तक थ्रेटन कर रहे हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है. और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस
there is a chaos and we are not able to generate the feeling of one nation. ये जो एक नेशन है, ये एक नेशन की फीलिंग को हम जनरेट नहीं कर रहे. We are not able, okay, to have the feeling of one nation. Okay, now what are the mechanism, what are the different mechanism that is helpful? Okay, वो कौन से ऐसे mechanism है जो helpful है, right, in order to promote the unity in diversity. ये जो unity in diversity, इस unity and diversity को how we can promote? So there are constitutional mechanism and there are policy mechanism. हम दोनों को separately discuss करेंगे. We will discuss both the constitutional mechanism and the policy mechanism. देखो constitutional mechanism में we have the provision for the geographical unity. जैसे the spirit of the constitution is that India is an indestructible union of the destructible states. और ये जो concept है that India is a indestructible union of destructible states, ये promote करता है unity and integrity of the nation. कैसे? How it promotes the unity and integrity of the nation? क्योंकि देखो नेपा, मैंने आपको ऑलरेडी रीजनलिज्म में बताया था that there was in North Eastern state there was Assam and Nepal, North Eastern Frontier Agency. Okay, but as the people of Nepal they started demanding the separation from India, तो हमने इन्हें क्या दिया? Separate statehood. Indian government provided statehood to the Nepal. Okay, and because of these separate statehood, they remain the part of India only. So India की जो unity और integrity है that remains intact, and they also got the political autonomy, है ना? तो ये जो constitutional provision है, that is India is an indestructible union of destructible state. Because of this, if any state, if any region is having a distress, is having a concern, that can be raised by providing them the political autonomy. उनको उस state में, उस region में political autonomy Indian government can provide, the central government can provide. Because of this, they can remain the part of Indian society only. और ये जो इंडिया की जो policy है, that remains intact. Okay, then we have the provision for ethnic and cultural unity. जैसे Article 29 of the Constitution of India mandates that state to protect the distinguished culture and tradition of various ethnic groups. So Article 29 के अंदर state are empowered to protect the distinguished cultural traditions of various ethnic groups. जो भी ethnic groups हैं, minorities हैं, उनके culture को, उनके tradition को maintain करना और promote करना, ये किसकी responsibility है? That is the responsibility of the state. Okay, state is responsible to maintain and promote the tradition and culture of various minorities, linguistic minorities, ethnic minorities. Okay, then there is a provision for the religious unity. So the Constitution of India defines it as a secular country. We are a secular country, and as per Article 25 of the Indian Constitution, everybody is allowed to preach and propagate their religion. Okay, Article 25 के according, Article 25 के according, you are free to follow your religion, you are free to preach and propagate your religion. आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं. Okay, इसकी वजह से भी इंडिया एक religious diversity है. India is a religious diversity because of Article 25. क्योंकि हर किसी के पास आजादी है अपने धर्म को मानने की. Right? They have आजादी to express their feelings, opinions. Right? And इसकी वजह से इंडिया एक यूनिटी वाला कंट्री बन जाता है. Article 15, okay, Article 15 is where the state is directed to ensure that there shall be no discrimination on the ground of religion with any person. Article 15 of the Indian Constitution क्या कहता है? Article 15 कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. There shall not be any discrimination with any person, with any people. Okay, this is according to the Article 15 of the Indian Constitution. ये Article 15 बातें करता है. Then we have the provision for unity in diverse languages. जैसे Constitution of India does not impose any single language as a national language. Okay, Schedule 8 of the Constitution recognizes 22 languages of our country. है ना? तो देखो इंडियन गवर्नमेंट किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करती. वो ये नहीं कहती कि यही लैंग्वेज आप बोलो. राइट, यू शुड स्पीक दिस लैंग्वेज ओनली. ये कुछ नहीं. और शेड्यूल 8 ने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. और ये डिफरेंट स्टेट्स के हैं. ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज एक ही रीजन के है ना. इट बिलोंग्स टू
थ्रू आउट द कंट्री, अलग अलग स्टेट से लिए हुए लैंग्वेजेस। ओके, सो दीज आर द 22 लैंग्वेज, हमने ऑलरेडी देखा है। So these are the constitutional mechanism that promote India's unity and diversity. ये constitutional mechanism है जो इंडिया के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। At the same time, we have the policy mechanism also. What are those policy mechanism? Policy mechanism like Ek Bharat Shresth Bharat. Okay, this program aims to enhance the interaction and promote mutual understanding between people of different states and union territories. ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम है, ये अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब देखो, अलग अलग डिफरेंट रीजन में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में आकर के जानेंगे, तो इट इज गोइंग टू प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री ओनली, राइट? सो एक भारत श्रेष्ठ भारत इज वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी। देन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट हैज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल एजुकेशन, और इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की वजह से मदर टंग is also being promoted। एक मदर टंग भी प्रमोट होता है, इंग्लिश भी प्रमोट होता है, और भी एक लैंग्वेज प्रमोट, कोई भी आप एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। ओके, सो दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैव आल्सो प्रमोटेड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हैव आल्सो चेरिश्ड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ओके, देन वी हैव वन नेशन वन राशन कार्ड। रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, द गवर्नमेंट लॉन्च वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले क्या होता था, तो आप सपोज करो कोई बिहार से पर्सन दिल्ली में आया है काम करने के लिए, तो इसका राशन कार्ड तो बिहार का है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट इन दिल्ली। ठीक, तो जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली में अगर उसके पास राशन कार्ड होता तो उसको रिसोर्सेस मिल जाते, क्योंकि बहुत सारे मजदूर तो डेली बेसिस पे रहते हैं, है ना, उनको रिसोर्सेस मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें रिसोर्सेस मिला नहीं। ठीक, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन विटनेस किया। तो कंसिडरिंग दिस चैलेंज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वन नेशन वन राशन कार्ड। तो चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे आप बिहार के हो और दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो 70% तक का राशन, है ना, ऑलमोस्ट 70% तक का राशन, ऑलमोस्ट 70% तक का राशन you will be able to get in Delhi itself. That is what we call the one nation one ration. तो इसने interstate mobility को among the workforce, it has promoted the interstate mobility among the workforce. Okay, good morning everybody. Then there is the establishment of bodies like National Integration Council, Interstate Council, right? ये जो National Integration Council है, Interstate Council है, that tries to promote that tries to connect the local area with the central area, with the union. So region और center दोनों को connect करने का काम National Integration Council और Interstate Council का। Okay, so this is the everything. This is all about the diversity in India. And on this note, we have completed from zero level. From zero level, we have completed the entire diversity related topic. जहाँ पे आज के क्लास में हमने linguistic diversity और racial diversity की बातें की है, caste diversity, caste related diversity, religion related diversity और regional diversity we have already discussed in our previous lectures. Previous lecture में हम इसके बारे में already discuss कर चुके हैं. So today on this note we have completed the diversity in India. Okay. तो थैंक यू एवरीबॉडी। एक काम करते हैं, अब आज के लिए यहीं पे हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं, कंक्लूड करते हैं। आगे की क्लास में, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। डन फॉर द डे एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।